ढाई बज चुके हैं और हमारे खास सेगमेंट का समय हो चुका है निकुंज की नज़र। और यहाँ पर स्टूडियो में अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और काफ़ी अच्छी रिकवरी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। इनफैक्ट इंडेक्स लेवल पर ही देखें तो हम 22,200 के लेवल्स की बात कर रहे थे मार्च के फर्स्ट वीक में, और तब से काफ़ी अच्छी रिकवरी इनफैक्ट इस हफ्ते ही 4 दिनों में शानदार तेज़ी दिखी है। क्या ये सस्टेनेबल रहेगी? क्या ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं? डोमेस्टिक मैक्रोस तो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर क्या व्यू बनेगा? देखिए आशीषा, हमें हाइंडसाइट में ही पता लगेगा कि मार्केट का बॉटम क्या था। जब मार्केट कोविड में गिर रहा था तो हमें पता नहीं था कितना ज़्यादा गिरेगा। वो हाइंडसाइट में हमें पता लगा कि सब 10,000 निफ्टी में ने जाकर के बॉटम बनाया था। तो आज हमें लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुके हैं। अगर मार्केट दोबारा गिरेंगे तो हम इसको डेड कैट बाउंस बोलेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यह मार्केट इस समय बॉटम आउट कर चुका है, और कई दिनों से शायद मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस समय ग्लास हाफ फुल रखने की अप्रोच होनी चाहिए। ग्लास हाफ फुल इसका मतलब होता है कि भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए, मगर कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट। यानी क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में इस समय फ्रंट फुट पर रहना चाहिए। एक समय आता है जब आपको विकेट बचानी चाहिए, एक समय आता है जहाँ पर आपको बैक फुट पर रहना चाहिए, एक समय आता है जहाँ पर आपको बॉल को छोड़ देना चाहिए। अभी समय आपको फ्रंट फुट पर रहना चाहिए। मार्केट की जो कंसर्न्स थी क्या वह धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं? कुछ कंसर्न्स तो धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी डॉलर। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी यूएस के अंदर जो पैसा जा रहा था। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी टैरिफ। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी अर्निंग्स। मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी रिच वैल्यूएशंस और लार्ज पार्टिसिपेशन। तो मुझे लगता है कि वह चीज़ें इस समय धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं। हम दो चीज़ों को इस समय अभिषेक नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इनकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है, मगर मेरा मानना है आने वाले समय में सब इसकी बात करेंगे। हम रोज़ अभिषेक एफआई फ्लोज की बात करते हैं। एफआई ने क्या करा, क्या खाया, क्या बेचा, क्या पिया। मगर मेरे हिसाब से अभिषेक हमें नज़र रखनी चाहिए कि आईपीओ मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है और प्रमोटर की ब्लॉक डील्स क्या हो रही है। क्योंकि अभिषेक ये दो चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से हमने देखा था मार्केट में लिक्विडिटी आउट हो रही थी। एफआई जो डेली नंबर है, आईपीओ जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और तीसरी प्रमोटर सेलिंग। इस मार्केट में 3 फैक्टर्स वर इफेक्टिंग द लिक्विडिटी। 1, like I said, IPO. I'm repeating myself. Second was IPOs and third was promoter. पहला फैक्टर धीमा हो चुका है एफआई सेलिंग, मगर बाकी के जो 2 बड़े फैक्टर्स हैं आईपीओस और प्रमोटर ब्लॉक डील्स इस समय नहीं हो रही हैं। तो उसकी वजह से भी इस मार्केट के अंदर हम तेजी का माहौल देख रहे हैं। निकुंज सर, जब बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई तो 3-4 सेक्टर ऐसे थे जहां पर हमने काफी तेज प्रॉफिट टेकिंग देखी। उसमें से डिफेंस वाले शेयर थे, पीएसयू थे, पावर थे, रेलवे थे, और अब फिर से हम देख रहे हैं कि इन शेयरों में रौनक लौट रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस तेजी को, और आपको फिलहाल कौन सा सेक्टर ठीक लग रहा है? बेशक देखिए, मार्केट के अंदर जब भारी गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर हमेशा लीडरशिप बदल जाती है। हम मार्केट में बोलते हैं कि कोर्सेज रिमेन द सेम, हॉर्सेज दे चेंज। कोर्सेज क्या होते हैं जी? मार्केट का रुख। हॉर्सेज क्या होते हैं? लीडरशिप स्टॉक्स। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, इस पूरे गिरावट के अंदर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप बात करें डिजिटल स्टॉक, सिलेक्टिवली डिजिटल स्टॉक्स इस समय ऊपर जा रहे हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ 52 वीक हाई अगर आप देखें तो कुछ नए शेयर इस समय 52 वीक हाई बना रहे हैं, जो कि पिछले साल एकदम तेज़ी में नहीं थे। उसी प्रकार से आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स, भले डिफेंस हो, रेलवेज हो, या फिर कुछ और पीएसयू स्टॉक्स हो, वो 52 वीक के आसपास भी नहीं है। तो उनके अंदर लीडरशिप नहीं है। तो मुझे लगता है इस मार्केट के अंदर लीडरशिप इस समय चेंज हो रही है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं अपने डार्क हॉर्सेस आपको बता देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। बाउंस के लिए पावर स्टॉक्स पे नज़र रखें। पावर स्टॉक्स पे इसलिए नज़र रखें बिकॉज मार्च का जो बिजली का आंकड़ा आया था, अभी जो मार्च में रिलीज़ हुआ था, फरवरी का जो आंकड़ा आया था, उसमें 6.5% की वृद्धि है। 6.5% पावर डिमांड में अपटेक हमने देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा अपटेक है। दूसरा, गर्मी इस समय आ रही है, और हम हमेशा जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो एयर कंडीशनिंग और कूलिंग डिमांड बढ़ती है। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि मर्चेंट पावर डोमिनेटेड कंपनीज़ में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा, मुझे लगता है कि इस समय एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा थीम है, उस बड़े थीम में जोर से नज़र रखनी चाहिए। फिर मुझे लगता है हॉस्पिटल स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। इसलिए नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वह काफ़ी कंसोलिडेट हो चुके हैं, उस सेक्टर के अंदर काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे शायद व्यूअर कनेक्ट कर सकेंगे। पहले आप लोकल दवाखाने में जाते थे, फिर जब आपकी इनकम बढ़ी तो आप लोकल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाने लगे,
फिर आप शहर आने लगे, फिर आप एक बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल जाने लगे और अब एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाते हैं। किसी को अगर बड़ा रोग कुछ होता है, बड़ी बीमारी होती है, खास करके ऑन्कोलॉजी या फिर नी ऑपरेशन या फिर हार्ट ऑपरेशन, तो आप एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पे जाते हैं। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो हॉस्पिटल के अंदर है, उसके अंदर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस समय अपटिक देखने को मिल सकता है। एक तो सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है, दूसरा पी प्लेयर्स आ चुके हैं, और तीसरा पर कैपिटा का इनका जो इफेक्ट आएगा मुझे लगता है हॉस्पिटल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया हॉस्पिटैलिटी और इसके अलावा पावर सेक्टर को लेकर। लेकिन निकुंज सर, मैं आपसे डिफेंस सेक्टर पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। जर्मनी ने बिलियंस ऑफ यूरोस स्पेंड करेंगे डिफेंस पर, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक प्लेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। लेकिन एग्जीक्यूशन इस सेक्टर में फिर भी काफ़ी वीक रहा है। ऑर्डर इनफ्लोज तो अच्छे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है। क्या राय होगी इस सेक्टर पर, स्पेशली वैल्यूएशंस को लेकर, और क्या हाल फिलहाल की तेज़ी पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जर्मनी अगर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ करेगा तो कौन सी इंडियन कंपनीज है जिनको उससे बेनिफिट होने वाला है। एक साइड हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया में जब डिफेंस स्पेंडिंग को आत्मनिर्भर तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, तो जर्मनी भी वैसा ही सोचेगा। एंड जर्मनी में या फिर यूरोप के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं डिफेंस को लेकर के, वहाँ पे एयरबस है, वहाँ पे सैब है, वह काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनफैक्ट दे हैव सच हाई सुपीरियर एज कि हिंदुस्तानी कंपनियां वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाई हैं। अभी भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल कंपनीज टू परहैप्स हेल्प अस। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स, फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन एरियाज ऑफ शिपिंग, फॉर एग्जांपल इन एरिया ऑफ मिसाइल्स, जहाँ पर हिंदुस्तान अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। तो ये सोच कर कि भाई जर्मनी स्पेंडिंग बढ़ाने वाला है, उसका सीधा का सीधा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि आप एक इतना ईजी उसको सोच सकते हैं। मगर एक आपने अच्छी बात छेड़ी, डिफेंस में नज़र रखनी चाहिए। तो इंडिया की स्पेशलाइजेशन कहाँ पर है, और मैं समझाना चाहूँगा, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन है वो मास में नहीं है, वह क्लास में है। तो हम प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अंदर बड़े अच्छे हैं, हम फोकस इंजीनियरिंग जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड काम कर सकते हैं उसके अंदर हम बड़े अच्छे हैं। तो वी आर नॉट द चीपेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, बट वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, बायोसिमिलर्स और इवन डिफेंस। तो प्रिसिशन इंजीनियरिंग की जो डिफेंस की स्पेस है, मुझे लगता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है निकुंज सर, जब से आपने इस क्लोजिंग शो में आने लगे हैं, आपने नया ये अवतार लिया क्लोजिंग में आके बात रखने का, तब से आपको देखा पता है मार्केट ठीक हो गया है। अब आप रहिएगा क्लोजिंग शो के अंदर, ताकि हम आपसे इस तरह से पूछते रहें और मार्केट भगवान की कृपा से ऐसे ही चलती रहे। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम करीब करीब 2000 पॉइंट रिकवर करके आ चुके हैं। 48,000 वाली बैंक निफ्टी 50,000 हो चुकी है, और 22,000 वाली निफ्टी 23,000 के भी ऊपर आ चुकी है। तो जिन्होंने ये फेज देख लिया या नीचे के रेट पे पैसा लगाया हुआ था, उनको क्या करना है? लंबी रेस के लिए टिकना है, होली का खरीदा हुआ माल दिवाली पे काटें या फिर अभी काट दें? टिम्पी, अगर मेरे आने से मार्केट ऊपर चले जाए तो मैं सुबह के शो में आना चालू कर दूंगा। आप आइए, मोस्ट वेलकम। हो सकता है इससे ज्यादा तेजी से चलने लग जाए मार्केट, कुछ काम कर तो बड़ी बात नहीं है। ना सर, इतना भी तेज मत कर दीजिएगा, फिर अति हो जाएगी, फिर फोमो आ जाएगा, फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। तो मार्केट में डिम्पी भैया अभी फोमो ही हो रहा है लोगों को। 2000 पॉइंट निफ्टी भाग गया है और मार्केट जब ऊपर भागा है, सबने बोला ये क्या हो गया। देखिए, मार्केट के अंदर हम हमेशा देखते हैं दैट मार्केट्स, देखिए मार्केट के अंदर 3 चीजें हो गई थी। अगर मैं फरवरी एंड की बात करूं, एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड ओवर ऑप्टिमिज्म। एक्सट्रीम पेसिमिज्म इन इंडिया एंड ओवर ऑप्टिमिज्म इन अमेरिका। तो दोनों जगह मामला गड़बड़ था। इंडिया में सेलिंग एक्सेस हो चुकी थी और अमेरिका के अंदर जो बाइंग थी वह एक्सेस हो चुकी थी। शायद इस डेटा की हम बात कर चुके हैं डिम्पी, पर मैं दोबारा बताऊंगा कि जनवरी के पीक में 70% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप वाज इन अमेरिका, 60% ऑफ द टोटल डेट इन द वर्ल्ड वाज इन ऑन अमेरिका, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास था, एंड हाउस होल्ड डेट इंक्लूडेड, एंड दे रिप्रेजेंट ओनली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो सोचिए 5% की आबादी दुनिया की, और उसके अंदर 60% डेट था और 70% मार्केट कैप थी। तो वह जो ये वन साइडेड ट्रेड था वो बबल फूट चुका है। उसकी वजह से पैसा चाइना, इंडिया
और यूरोप में जा रहा है। यूरोप इस समय एक रिबाउंड ट्रेड है जिसके अंदर बड़ी तेजी नहीं आ सकती है बिकॉज वहाँ पे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। चाइना इस समय टैक्टिकल ट्रेड है बिकॉज 2-3 साल 10 साल से कहीं नहीं गया, सस्ता है, चाइनीज़ इकॉनमी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और इंडिया कंपाउंडिंग ट्रेड है। अब आपने बात करी लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको उसी तरह से समझना पड़ेगा जैसा मैंने बताया कि आपने जो पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आप एक रिबाउंड ट्रेड के लिए आपने पोर्टफोलियो लिया है तो रिबाउंड ट्रेड एंडलेस ट्रेड नहीं है। 2-3-4% पे मार्केट में रेजिस्टेंस आ जाएगा बिकॉज मार्केट इस समय आप एक कंपाउंडिंग मार्केट के अंदर हैं डिम्पी, जहां पर आपकी पोर्टफोलियो कंपाउंड करेगी इन लाइन विथ अर्निंग्स। आप एक वी शेप रैली में इस समय नहीं है बिकॉज वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं हैं और कोई नए बड़े सेक्टर इस समय क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपकी रिबाउंड ट्रेड 2-3-4% और ऊपर चलेगी। अगर आप एक टैक्टिकल ट्रेड में है तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे शेयरों में जाना चाहिए जहां पर सेकेंड हाफ विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। तो जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, कुछ सरकारी कंपनियां हो गई, कुछ मेटल स्टॉक्स हो गए, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, जो कि सेकेंड हाफ बेटर रहेगा और टैक्टिकल ट्रेड्स हैं। फिर है स्ट्रक्चरल। अगर आपने स्ट्रक्चरल एसआईपी कुछ रखी हुई है, अगर आपने कुछ ऐसी कंपनियों में निवेश करा है जहाँ आप 3-4-5 साल का व्यू ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस होली से दिवाली की ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, आपको इस होली से अगले दशक तक की ट्रेड में जाना चाहिए। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिस्क एपेटाइट और आपका टाइम फ्रेम और आपकी क्लासिफिकेशन क्या है इस समय। नहीं, पॉइंट टेकन है सर। सारे फैक्चुअल डाटा के साथ आपने सारे पॉइंट्स बताए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फिर से टाइम निकालने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच।